हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो मैं चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। सीरीज बन रही थी कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। सेमेस्टर 1 वालों के लिए बन रही है, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे आप ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है भाई? हाँ जी, आज चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर ब्रांच एंड डिपार्टमेंट्स। यानी कि आपको चलते ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में मेनली सीखना है, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो देख रखी है, मेरे को पता है। ठीक है, आप कई कई जगह से देख के आए हो ब्रांच अकाउंटिंग, क्योंकि मेरे को पता है ये वाली जो वीडियो है काफी लेट हो गई है, तो आपने कहीं ना कहीं से देख ही ली होगी, आपको पता चल गया होगा थोड़ा बहुत। चलिए, तो आज से चालू कर देंगे अपनी ब्रांच अकाउंटिंग। चालू करने से पहले बता दूं भाई, अगर इस आपको नोट्स परचेज करने हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सएप पे पेमेंट कर देना और वहीं पे आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। टेंशन मत लेना, मेरी राइटिंग में नोट्स नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स है, आप आराम से ले सकते हो इजीली। ठीक है, हाँ जी, कॉल करने की कोशिश मत करना सर कि कभी आप बिजी मिलेंगे कभी आप बिजी मिलोगे, आप व्हाट्सएप करो, सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, चलिए जी चालू करते हैं। फिर ब्रांच क्या होता है सर? ये तो आपने पहले देख लिया होगा यूट्यूब पे, या फिर छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आएगी भी नहीं, क्योंकि आज टाइम कम है सर मेरे पास, तो थोड़ा जल्दी करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ अभी फिलहाल, देखूंगा जितनी जल्दी वीडियो बन सकी होगी आपकी बना दूंगा। ठीक है, हाँ जी। ब्रांच क्या होता है? कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल सीखने बता रहा हूँ अभी। तो ब्रांच क्या है? एक एस्टेब्लिशमेंट होता है। ब्रांच क्या है? एक एस्टेब्लिशमेंट होता है, जो कि कौन एस्टेब्लिश करता है? एक हेड ऑफिस होता है। हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेस एस्टेब्लिश करता है अपनी मार्केट को एक्वायर करने के लिए, अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए। और उन ब्रांच का जो गोल होता है वो सेम गोल होता है जो हेड ऑफिस का गोल होता है, या फिर कुछ ऐसा गोल होता है जो सिमिलर होता है हेड ऑफिस के गोल को अचीव करने के लिए। समझ में आया? चलिए, मतलब कि क्या है, एक हेड ऑफिस है। क्या है? एक हेड ऑफिस। उसने अपनी जगह, मतलब हेड ऑफिस तो हर जगह बना नहीं सकते कि अलग अलग जगह पे जाके दुकानें खोल दे, तो हेड ऑफिस अलग अलग जगह पे जाके ब्रांचें खोलता है कि भाई एक दिल्ली में हो गई, एक मुंबई में हो गई, एक यूपी में हो गई, ठीक है ब्रांच, एक केरला में हो गई, एक क्या बोलते हैं हैदराबाद में हो गई। ऐसे अलग अलग जगह जगह, जैसे एक फॉरेन ब्रांच भी मान लेते हैं, एक चाइना में हो गई और एक अमेरिका में हो गई। इस तरीके से अलग अलग जगह हेड ऑफिस जो है अलग अलग अपनी ब्रांचेस खोलता है, ताकि जो इसके गोल्स हैं हेड ऑफिस के गोल्स, वो एक्वायर हो सके। तो ये जो ब्रांचेस है इन सबके गोल क्या होते हैं? जो हेड ऑफिस के गोल है वही सेम गोल क्या रहेंगे ब्रांचेस के होंगे। और कभी बार होता है कि इनके ब्रांचेस के गोल क्या होते हैं? इनके ब्रांच के गोल होते हैं कि इसके गोल को क्या बोलते हैं, वो कर सके, सपोर्ट कर सके, जो इसका हेड ऑफिस का मेन गोल है उसको सपोर्ट कर सके, या फिर उसके ही गोल जो होते हैं वही हमारे गोल हो जाएंगे। इस तरीके से गोल रखती है कौन? ब्रांचेस। तो जो भी काम हेड ऑफिस करवाना चाहता है वो इन ब्रांचेस के थ्रू करवा सकता है। तो ब्रांचेस और हेड ऑफिस का काम मेन कैसा होता है? तो ब्रांचेस और हेड ऑफिस का काम क्या होता है सुनिए। हेड ऑफिस अपना सामान बेचना चाहता है, उसका गोल है प्रॉफिट कमाने का, तो ये अपना सामान बेचना चाहेगा, कहां पे बेचेगा? खुद जाके तो बेचेगा नहीं हर जगह पे, तो ये उस जगह पे एक ब्रांच एस्टेब्लिश कर देता है कि अगर किसी को बंदे को सामान चाहिए तो मेन हेड ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है आपको, आप ब्रांच से भी सामान ले सकते हो। तो ये सामान इनको देता है, समझे? थोड़ा बहुत जो खर्चे वर्चे होते हैं ब्रांच, मतलब कि ये सामान इनको देता है, थोड़े बहुत खर्चे वर्चे जो होते हैं ब्रांच के अलग अलग, जैसे चलते ब्रांच ने रेंट पे खर्चा कर दिया, यहाँ पे जहाँ पे ब्रांच खोली गई है वहां का रेंट हो गया, वहां पे इंप्लॉय की सैलरी हो गई, वो सारे खर्चे भी ये इसको पे करता है। यानी कि ये क्या पे करता है? एक तो इसको गुड्स देगा हेड ऑफिस, एक तो इसको सामान देगा, प्लस में इसके साथ साथ और क्या देगा? जो भी एक्सपेंसेस पे करने होंगे, यानी कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ये सब जो भी एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे इस ब्रांच को सेटअप करने पे, तो वो एक्सपेंसेस भी देगा। सिंपल है। और फिर ये क्या करेगा? ये उन सामान को, माल को बेचेगा, या तो वो कैश में बेचेगा या फिर वो उधार बेचेगा। ठीक है, हाँ जी। या और इसके बाद ये भी थोड़े बहुत मान लो जो खर्चे बच गए हैं, छोटे मोटे खर्चे जो ये चलते आगे करने थे, जो कि इसको पता भी नहीं थे, तो वो जो एक्सपेंसेस थे वो भी ये पे करेगा। सिंपल है। चलिए, उसके बाद जो भी पैसा कलेक्ट करेगा ब्रांच, वो सारा का सारा पैसा किसके पास आ जाएगा? हेड ऑफिस के पास आ जाएगा। यानी कि ये इसको मिलेगा सेल्स का अमाउंट, जो भी माल बेचा होगा वो सेल्स का अमाउंट इसे मिल जाएगा। सिंपल तरह। चलिए, तो हेड ऑफिस क्या करता है? जो भी मतलब कि ब्रांच को सामान बेचता है और ब्रांच को चलाने के लिए पैसे बेचता है। दो चीजें बेचता है हेड ऑफिस, एक तो क्या सामान बेचता है, ऊपर से ब्रांच को चलाने के लिए पैसे बेचता है। सिंपल तरह। चलिए, अब उसके बाद ब्रांच जो होता है वो सामान को बेचता है, या तो कैश में बेचेगा या फिर उधार में बेचेगा, और बेचने पे जो भी भाड़ा होगा, किराया विराया होगा, जो भी डिस्काउंट होगा वो आगे पे कर देगा। समझ में आया? ब्रांच के कुछ एक्सपेंसेस होंगे, जैसे मान लो हमने माल बेचा 10,000 रुपए का, और 1,000 रुपए का हमने कर दिया खर्चा, तो उसमें से वो घटा दिया जाएगा, एक्सपेंसेस में से बच गए 9,000 रुपए, और ये जो 9,000 रुपए बचे हैं, ये जो ब्रांच वाले हैं ये वापस क्या बोलते हैं हेड ऑफिस को पहुंचा देंगे कि आपका जो माल है वो 9,000 रुपए में हमने बेचा है। सिंपल था। तो ये बस, अब हमको करना क्या है भैया इस क्वेश्चन के अंदर? बहुत सिंपल है, बहुत समझ, मतलब आपको ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, आराम से हो जाएगा आपका। तो सुनिए, अब ये जो दिक्कत होती है ना, वो दिक्कत होती है इस ब्रांच की वजह से, क्योंकि ब्रांच जो होती है वो अलग अलग जगह पे होती है, कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, कुछ बड़ी ब्रांचेस है, कोई छोटी ब्रांचेस है, कोई विदेशों में है, तो इस तरीके से दिक्कत होती है। तो एक बार समझते हैं कि ब्रांच में आपको मेन अकाउंटिंग करनी है हेड ऑफिस और ब्रांच की, ये अकाउंटिंग नहीं करनी, आपको मेन एंट्री करनी है
हेड ऑफिस और ब्रांच के बारे में सीखना है जो भी। चालू करते हैं। तो ब्रांच आपको समझ में आ गया। ब्रांच क्या होता है? एक सपोर्टिंग या फिर एस्टेब्लिशमेंट होती है छोटी सी, जो कि हेल्प करती है हेड ऑफिस को गोल को अचीव करने में। चालू करते हैं। तो ब्रांच क्या होता है? सुनिए, ब्रांच होती है दो तरह की, एक होती है इनलैंड ब्रांच, एक होती है फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच मतलब ऐसी ब्रांच जो हमारे देश के अंदर स्टैब्लिश की गई है, उन्हें बोलते हैं इनलैंड ब्रांच। जो विदेशों में स्टैब्लिश हो रखी है वो होती है फॉरेन ब्रांच। तो फॉरेन ब्रांच की थोड़ी अकाउंटिंग मुश्किल होती है, जिसको हम करेंगे बाद में, अभी छोड़ देते हैं फॉरेन ब्रांच, क्योंकि फॉरेन ब्रांच के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो उनकी करेंसी के हिसाब से होंगे। जो भी अकाउंटिंग बनेगी, जो भी टैलीज बनेंगे, मतलब जो भी फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, वो उनके अकाउंटिंग के हिसाब से बनेंगे, यानी कि डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरो में। फिर उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, तब जाके हम मर्ज कर पाएंगे अपनी हेड ऑफिस की ब्रांच के साथ। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम फॉरेन ब्रांच को छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे फॉरेन ब्रांच। बस इतना समझ में आ गया ना कि फॉरेन ब्रांच क्या क्या होती है। फॉरेन ब्रांच विदेशों में होती है, इसके बीच अकाउंटिंग बनती है, ट्रायल बैलेंस बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं, वो सब बनते हैं डॉलर्स के अंदर या फिर यूरो के अंदर या फिर पाउंड के अंदर। अब हम मतलब अलग जिस करेंसी जैसी करेंसी जैसी होगी उस हिसाब से अब हमें उनके फाइनल अकाउंट्स को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने इंडिया के करेंसी में, और उसके बाद हमें उसको मर्ज करना पड़ेगा। बस ये काम करना पड़ेगा फॉरेन ब्रांच में। अभी मेन चलते हैं हम इनलैंड ब्रांच, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है। ठीक है, तो इनलैंड ब्रांच में दो तरह की ब्रांचेस होती है, पहली होती है डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। सुनिए, हमारे देश के अंदर जो ब्रांच खोली गई है वो दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, पहली डिपेंडेंट और दूसरी इंडिपेंडेंट। सिंपल। चलिए, तो डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है? मान लो कोई हेड ऑफिस है, बहुत बड़ा है, और उस वो चाहता है थोड़ा सा एक्सपेंड करना अपने आप को, तो उसने एक छोटी सी ब्रांच खोल ली। इतनी छोटी ब्रांच है कि वहां पे अलग से अकाउंटेंट नहीं बिठा सकते हम, वो अकाउंटिंग अलग से नहीं करेगा। मतलब ब्रांच अपनी अकाउंटिंग खुद अलग से नहीं कर सकती, हमने इतने एम्प्लॉय नहीं दे रखे उनके, मतलब 2-3 एम्प्लॉय हैं उनके पास कि वो माल बेच सकते हैं बस खाली। छोटी सी ब्रांच है हमारी। उनके पास एक अकाउंटेंट अलग से, पर्सनल अकाउंटेंट नहीं है कि वो अलग से अकाउंटिंग करेगा, टैली करेगा, डेटर्स का हिसाब रखेगा, स्टॉक्स का हिसाब रखेगा। तो इतने अकाउंटेंट नहीं है, इतनी बड़ी ब्रांच नहीं है वो। तो इनकी अकाउंटिंग भी किसको करनी पड़ती है? हेड ऑफिस को ही करना पड़ता है। इनका सारा तामझाम भी किसको देखना पड़ता है? हेड ऑफिस को। तो इस तरह की ब्रांचेस जो पूरी तरीके से टैली के ऊपर डिपेंड होती हैं, किसके ऊपर? हेड ऑफिस के ऊपर, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच क्या है? छोटी सी ब्रांच है जिनके अंदर ज्यादा वर्कर होते नहीं अकाउंटिंग के लिए, टैली के लिए या फिर ट्रांजेक्शन के लिए। तो वो लोग डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? अकाउंटिंग के लिए हेड ऑफिस के लिए, हेड ऑफिस के ऊपर। तो उनकी अकाउंटिंग भी किसको करनी पड़ती है? हेड ऑफिस को। तो इस तरह की ब्रांच को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट ब्रांच। अगला आता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब ये ब्रांच भी थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, इनके पास अलग से अपने पास अकाउंटेंट होता है, अलग से इनके पास ऑडिटर होता है, अपने ट्रांजेक्शन के लिए अलग से बंदे होते हैं इनके पास, सारी चीजें। ठीक है, हाँ जी, तो ये अपनी अकाउंटिंग खुद कर सकते हैं। इस तरह की ब्रांचेस को बोला जाता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट समझ में आ गया? जो अकाउंटिंग टैली जो होती है वो खुद नहीं करती, हेड ऑफिस से करवाती है, उसे बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच, जो इनके ऊपर डिपेंड होती है। और इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब उनकी टैली है, उनकी अकाउंटिंग अलग चलती है और इनकी अकाउंटिंग अलग चलती है। फिलहाल इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल परसों में। अभी फिलहाल हम करते हैं भाई, चलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। तो जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसको, हाँ जी, डिपेंडेंट ब्रांच के न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा आएंगे। तो ज्यादातर जो आते हैं, पहले नंबर पे डिपेंडेंट ब्रांच आती है, दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट ब्रांच, और तीसरे नंबर पे आता है फॉरेन ब्रांच, जो कि मुश्किल ही शायद आपके एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट भाई डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे बस वो 3 तरह के रहेंगे आपको न्यूमेरिकल करने के लिए या फिर अकाउंटिंग करने के लिए। डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी? ऐसी ब्रांच जिसमें अकाउंटिंग ये खुद नहीं करते, इनकी अकाउंटिंग में कौन करता है? हेड ऑफिस। ठीक है, चलिए, तो हेड ऑफिस जो अकाउंटिंग करेगा, इसमें 3 तरह की अकाउंटिंग होती है। पहली डेटर सिस्टम, दूसरा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और तीसरा फाइनल अकाउंट्स। कौन सी? डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और फाइनल अकाउंट्स। डेटर सिस्टम सबसे सिंपल सिस्टम है। डेटर सिस्टम में इसकी अकाउंटिंग ये करता है, लेकिन बस कौन सी अकाउंटिंग? बस इन ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग। दोबारा सुनो, डेटर सिस्टम में डिपेंडेंट ब्रांच है, उसके डेटर सिस्टम में ट्रांजैक्शन ये इनकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है, लेकिन कौन सी? बस केवल ये हमको कितना पैसा, मतलब हमने कितना सामान दिया उनको और उनसे कितना पैसा लिया, हमको कितना प्रॉफिट लॉस हो गया, वो चीज इनकी अकाउंटिंग नहीं करा जाता। मतलब ये कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग हम नहीं करेंगे। किसके अंदर? डेटा सिस्टम के अंदर। डेटा सिस्टम के अंदर हम ये मान लेंगे ये हमारे लिए कस्टमर है, हमने कस्टमर को माल दिया, बदले में उसने पैसा दिया, हमारे पास जो भी सामान आया उसकी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डेटा सिस्टम। अपनी ब्रांच को एक तरीके से हम डेटर मान के चलेंगे कि हमने उसको सामान दिया था, बदले में उसने पैसा दिया। समझ में? इस तरीके से ये हेड ऑफिस ट्रांजैक्शन अगर इस तरीके एंट्री करता है तो उसको बोलते हैं डेटा सिस्टम। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में क्या होता है? हम इसको जो सामान दे रहे हैं उसकी भी एंट्री करेंगे, जो इसने आगे सामान बेचा है उसकी भी एंट्री करेंगे, मतलब इनकी भी एंट्री और इनकी भी एंट्री, सारी ट्रांजैक्शन जो होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी इसके अंदर, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के अंदर। इसके अंदर सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं सर। स्टॉक एंड मतलब स्टॉक अकाउंट हो गया, डेटर अकाउंट हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया, और अभी ये कैश अकाउंट हो गया, एक्सपेंसेस अकाउंट हो गए, ये सारे अकाउंट बनाए जाएंगे किसके अंदर? स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के अंदर। मतलब छोटा क्वेश्चन ये वाला है, बड़ा क्वेश्चन ये वाला है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये वाला है, फाइनल अकाउंट्स मेथड। ठीक है भाई,
अभी बस खाली कंसेप्ट था जो आपको समझाना था कि क्या करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि है छोटा सा, बहुत आसान सा है, लेकिन है बड़ा चैप्टर। मतलब आसान सा चैप्टर है लेकिन है बड़ा चैप्टर, ठीक है। तो हम ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांच दो तरह की होती है, एक देश के अंदर और एक देश के बाहर। देश के बाहर वाली तो ब्रांच है, तो बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। इसमें करना क्या होता है, उनके फाइनल अकाउंट्स बन रहे हैं, हमारे फाइनल अकाउंट्स बन रहे हैं। उनके फाइनल अकाउंट जिस करेंसी में, उसको पहले चेंज करेंगे अपनी करेंसी में, और उसके बाद मर्ज कर देंगे हमारे फाइनल अकाउंट्स के साथ। खत्म। चलिए, उसके बाद हमारे देश के अंदर जो ब्रांच है वो तो इंडिया में बनाते हैं, तो वो दो तरह की ब्रांच होती है, पहली डिपेंडेंट और दूसरी इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी, जो ब्रांच है जिनमें छोटी सी ब्रांच होती है, उनके पास अकाउंटेंट खुद नहीं होते, तो फिर उनकी अकाउंटिंग हमें करनी पड़ती है। मतलब कि किसको करनी पड़ती है, हेड ऑफिस को, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। और जिनकी अकाउंटिंग वो खुद संभाल लेते हैं उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। सिंपल है। डिपेंडेंट ब्रांच के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड और फाइनल अकाउंट्स मेथड, ठीक है, जिसमें से आज हम करने वाले हैं डेटर मेथड। चालू कर दो भाई। ठीक है, आज में खत्म कर देंगे डेटर मेथड, और कल से चालू कर देंगे हम क्या कहते हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड, जो कि बड़े वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये तो बकवास था, इसको मिटा देता हूँ, वो वाला नोट कर लेना भाई जिसको नोट करना हो, ठीक है। हाँ जी, यही पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं सर। वैसे तो तुम्हारी बुक में अटपटा लिखा हुआ है, आंगा मांगा कुछ भी लिख देते हैं वो लोग, ठीक है। तो मैं लगा दूंगा, जो भी फोटो होगी इधर लग जाएगी, आप देख लोगे आराम से। तो क्वेश्चन क्या रहा है सर, देख लेना, वो उल्टी सीधी लगी हुई है फोटो, ठीक है। मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। क्या रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर माद्रास ब्रांच अकाउंट। माद्रास, माद्रास नरूटो देखा होगा किसी ने, तो इसमें था। चलिए, याद आ गया, तो गजब का करेक्टर था भाई। शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर माद्रास the branch account in the books of head office for the year ended on 31st March 2000 कुछ भी हो, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 365 ओपनिंग डेटर्स दे रखा है आपको 28,000। ओपनिंग पैटी कैश बुक दे रखा है आपको 500 रुपए। फर्नीचर दे रखा है बिगिनिंग वाला 12,000 रुपए। ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखा है 12,000 रुपए। गुड्स एंड टू ब्रांच दे रखा है 10,44,000 रुपए। और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच दे रखा है टू हेड ऑफिस 17,200 रुपए। और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच दे रखा है आपको 13,800 रुपए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्रेडिट साइड पे, मतलब दूसरी साइड पे क्या रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको। क्या चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है ये, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब साल के एंड में, ठीक है, 3,76,800 रुपए। उसके बाद क्लोजिंग डेटर्स दे रखा है 1,92,000 रुपए। पैटी कैश बुक दे रखा है 2 मतलब की कितना 240 रुपए। और फर्नीचर की वैल्यू देनी रखी, क्वेश्चन मार्क है, आपको निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या रहा है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 12,000 रुपए के। और क्या रहा है, चेक्स एंड टू ब्रांच एक्सपेंस 99,740। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स जो कि है 12,78,000 रुपए। और कैश सेल्स दे रखा है 64,000 रुपए। लास्ट में क्या रखा है, डेप्रिसिएशन जो लगता है फर्नीचर पे 10% पर एनम के हिसाब से लगता है, तो आपको करना है। समझिए, बहुत सिंपल है सर, बस एक अकाउंट बनाएंगे हम ब्रांच अकाउंट, सॉरी, हाँ जी, शुक्र है। तो भाई यहां पे हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट, तो हम ब्रांच का अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर, और ये रहा अमाउंट। समझिए, बहुत सिंपल है। मैंने क्या समझाया था आपको, हमने क्या समझाया था आपको, जो भी हेड ऑफिस होती है वो ब्रांच को क्या देती है, इसके अंदर हमको खाली इनकी ट्रांजेक्शन करनी है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है। तो इसने इसको दिया हुआ गुड्स, सामान दिया होगा बेचने के लिए, चलिए, प्लस में वो क्या दिया हुआ, और एक्सपेंसेस भी दिए होंगे अपनी ब्रांच को चलाने के लिए। फिर बदले में ये सामान बेच के ये इनको क्या दे देते हैं, कि कैश में दे देते हैं पैसे, जो भी पैसा होता है, मतलब कैश में नहीं, ये इनको दे देते हैं सेल्स का अमाउंट, जो भी होता है, जो भी पैसे मिलते हैं हमको माल बेचने के बाद, जो भी पैसा मिला इनको ये लोग दे देते हैं। मतलब हमको बस इन 3 ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है, ठीक है सर। चलिए सर, तो एंट्री करना चालू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप ब्रांच अकाउंट बनाओ डेटर मेथड के अंदर, आपको कुछ बातों को याद रखना है। सबसे पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ये रहा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है भाई। यहां पे लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस, और यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। कहां पे आ जाएगा, इधर लिख देता हूं क्लोजिंग बैलेंस, इधर भी आ गया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है भाई। चलिए, ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं एक बार कितना है। देखो, स्टार्टिंग में ही दे रखा है ओपनिंग स्टॉक कितना 3,56,000, तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। एक सेकंड भाई, हाँ जी श्योर है। चलिए, तो बात आती है ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3,56,000, ये हो गया हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपको दे रखा है ओपनिंग डेटर्स, तो ओपनिंग डेटर्स कितना हो गया 28,000 रुपए के। उसके बाद हो गया भाई पैटी कैश बुक ओपनिंग की
पैटी कैश बुक कितनी होगी 500 रुपए की। इसके अलावा ओपनिंग का फर्नीचर दे रखा है, तो ओपनिंग का फर्नीचर लिख देंगे भाई। ये सारी चीजें एसेट होती है ना सर, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसेट की साइड पे 12,000 रुपए। इसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर तो लाइब्रेरी में आ जाएगा, इसलिए हमको ओपनिंग का क्रेडिटर उस साइड लिखना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हो गया क्रेडिटर। ठीक है भाई, ओपनिंग का क्रेडिटर कितना 12,000 रुपए। ठीक है भाई, ओपनिंग क्रेडिटर हो गया। उसके बाद गुड्स एंड टू ब्रांच है, ये तो अलग चीज है भाई, गुड्स एंड ये सब मोमाया है, गुड्स एंड भाई। और आप क्लोजिंग वाला देख लेते हैं भाई, क्लोजिंग वाले में क्या लिखा है, दूसरी साइड देख लो, आपको क्लोजिंग में लिखा हुआ है क्लोजिंग का स्टॉक, तो क्लोजिंग का स्टॉक इस साइड बचेगा, तो ये रहा क्लोजिंग का स्टॉक। क्लोजिंग का स्टॉक कितना है 376,800। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको दे रखा है क्लोजिंग के डेटर, तो क्लोजिंग के डेटर 192,000। इसके बाद आपको दे रखा है पैटी कैश बुक, तो क्लोजिंग का पैटी कैश 240 रुपए। इसके बाद आपको दे रखा है फर्नीचर, फर्नीचर अच्छा फर्नीचर की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो फर्नीचर की वैल्यू निकालनी थी, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर था कितने का पहले का ओपनिंग में 12,000 रुपए का, तो 12,000 रुपए का फर्नीचर है। अब क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ था डेप्रिसिएशन लगाना था 10% पर एनम, तो 12,000 का 10% कितना हो गया, तो हम लेस कर देंगे डेप 1200 रुपए, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, ये चला गया 1200 रुपए, 10,800 रुपए, ये आ गई फर्नीचर की वैल्यू। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आपको दे रखा है फर्नीचर के बाद क्लोजिंग क्रेडिटर, क्रेडिटर इस साइड आ जाएगा फिर, तो क्लोजिंग क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने के हैं 12,000 रुपए के। ठीक है, चलिए इसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर हो गया। उसके बाद सेंड चलते हैं चेक सेंड टू ब्रांच एक्सपेंस और चेक रिसीव फ्रॉम चलते हैं डेट्स और क्रेडिटर्स दे रखा है, कैशियर दे रखी है, ये सब। चलिए भाई हो गया, समझिए हम ब्रांच अकाउंट बना रहे थे, तो हमको सबसे पहले लिखना होता है भाई जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है। अभी तक मैंने किया क्या, खाली ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस उतारा है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, सिंपल था ना बस। अब हमें बस इन ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है, जो भी हमने माल बेचा, जो भी हमने एक्सपेंस पे किए, और जितना भी हमें पैसा उनसे ब्रांच से लेना है उसकी एंट्री कर दो बस। तो 3 एंट्री, जो भी हम माल बेचेंगे तो पैसा मतलब सामान जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट से। अच्छा ब्रांच के बारे में एंट्री कर रहे हैं, सॉरी हम एंट्री कर रहे हैं ब्रांच की, तो हमने इसको माल दिया, हमने इसको एक्सपेंस दिए, तो ये चीजें सामान जो है वो इसको मिल रहा है, एक्सपेंस के पैसे भी इसको मिल रहे हैं, तो इनके पास पैसा आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बोलते हैं कि हमने परचेज किया एक तरीके से, ब्रांच ने गुड्स लिए हैं किससे, हेड ऑफिस से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू में गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, लिख दूं यहीं पे। अच्छा ये जो ब्रांच, ये जो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट है, ये इसका पीएनएल अकाउंट होता है भाई। जो हेड ऑफिस है ना, ये बनाता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट या फिर पीएनएल अकाउंट, तो उसको बोलते हैं गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। और जब ये अपना पीएनएल या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, तो उसको बोल मतलब जब ये ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल बना हुआ तो उसको बोलेंगे ब्रांच अकाउंट। तो ये जो मैं बना रहा हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, किसका, ब्रांच अकाउंट का, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बोल सकते हो आप। ये बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, किसका, ये ब्रांच वाले बना रहे हैं, और ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। इस वजह से यहाँ पे जो सामान आया है हेड ऑफिस से वो लिखा जाता है। ये सामान क्या है, ये हेड ऑफिस से सामान मिला है हमें, किसको, ब्रांच को। हमारी ब्रांच के बाद जो सामान आया है हेड ऑफिस से वो ये रहा। तो कितने का सामान आया एक बार देख लेते हैं, देखो कहीं पे लिखा हुआ है गुड्स एंड टू ब्रांच, आज लिखा हुआ है, देखो चलते हैं आपके, चलते हैं लेफ्ट साइड में लिखा रखा होगा भाई, आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ कितना, गुड्स एंड टू ब्रांच है 10,44,000 रुपए का, तो लिख देता हूं मैं 10,44,000 रुपए का गुड्स एंड टू ब्रांच। इसके अलावा देख लो जो भी हमने एक्सपेंसेस के पैसे दिए होंगे, मतलब हेड ऑफिस ने जो भी ब्रांच को पैसे दिए हैं, वो तो पैसे इसने लिए हैं ना, तो एक्सपेंसेस के जो भी इन्होंने पैसे लिए हैं वो देख लो फटाफट से। तो चलते हैं गुड्स रिटर्न बाय, अच्छा गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। भाई गुड्स रिटर्न बाय, देखो हम हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल बेचा था कितने का, 10,44,000 रुपए का, लेकिन इसमें क्या रहा है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अब ब्रांच ने हेड ऑफिस को माल वापस कर दिया, कुछ थोड़ा माल खराब होगा तो इसने इसको वापस कर दिया। अब जब वापस कर दिया तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं गुड्स सेंट टू, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा बाय में गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है भाई, और ये क्या है, ये रिटर्न वाला सामान है जो मेरे को उसमें से घटा के लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसे ही दे दो RETURN, आप भी ऐसे ही कर दो तो ज्यादा बेटर है। तो भाई इसमें से हमने कितने का माल वापस कर दिया, हमने माल वापस कर दिया 17,200 रुपए का, सिंपल। हमने सामान इतना लिया ब्रांच से, बदले में इतना सामान हमने वापस कर दिया उसे, तो ये माल तो चला गया, तो इसमें से घटा के लिख दो, चाहे आप वहां पे अलग से लिख दो, तो दोनों बात सेम ही, अलग से लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है भाई, तो पहले एंट्री हमने कर ली सामान
हेड ऑफिस से ब्रांच तक पहुंचाने की। अब दूसरी एंट्री एक्सपेंसेस, जो भी पैसा दिया है उसकी एंट्री, तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर का कुछ काम नहीं है, छोड़ दो उसे। उसके बाद मतलब कि डेबिट आपके राइट साइड में दे रखा होगा क्या चीज, हाँ जी, चेक सेंट टू ब्रांच एक्सपेंस, हाँ ये रहा चेक सेंट टू ब्रांच एक्सपेंस। मतलब क्या है, हेड ऑफिस ने चेक सेंड किया है किसको, ब्रांच को, किसके लिए, एक्सपेंस के लिए। तो ब्रांच के एक्सपेंस जो भी होंगे रेंट वेंट उसके लिए चेक सेंड किया, तो ये वही एक्सपेंस है। तो ये चलते हैं, हेड ऑफिस सेंड कर रहा है किसको, ब्रांच को। तो टू में बैंक के नाम से, हमारे पास तो बैंक में पैसा आएगा ना भाई, जो भी पैसा चलता है हेड ऑफिस भेज रहा है हमारे लिए, कितने रुपए आएंगे, 99,740 रुपए, ठीक है भाई, 99,740 रुपए। उसके बाद क्या करते हैं आगे, क्या रहा है, हाँ ये हो गया। अब इसने ब्रांच ने जितना भी माल आगे बेचा, बेचने के बाद जो भी पैसा हमको मिलेगा वो सारा का सारा किसको मिलेगा, हेड ऑफिस को। तो बस यहाँ पे आ जाएगा बाय में सेल्स, ठीक है भाई, सेल्स, यानी कि सेल्स की जगह आप बैंक भी लिख सकते हो, वही बात रहेगी कि हमने बैंक से पैसा किसको भेज रहे हैं, हेड ऑफिस को। तो सेल्स होगी वो दो तरह की होगी, कौन कौन सी, और पहली जो सेल्स होती है वो कैश सेल्स होती है, दूसरी जो सेल होती है वो क्रेडिट सेल होती है। आपको दोनों सेल का टोटल लिखना है। तो कैश सेल का टोटल हो गया भाई 12,78,000 और क्रेडिट सेल का टोटल हो गया 64,000, ठीक है। अब इनका टोटल करके बाहर लिख देना, तो ये हो गया 000 और 842, एक आठ जीरो ऊपर, 7 7 14 4, एक आठ जीरो ऊपर और ये 13, मतलब 1342 और 000, सिंपल भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे हो गया आपका खत्म क्वेश्चन। इसके अलावा और कुछ रह नहीं गया भाई। अब इसका बैलेंस कर लेते हैं, बस एक बार प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं और आपका पूरा क्वेश्चन खत्म, ठीक है भाई। हाँ जी, तो एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेटर मिल नहीं था मेरे को, मेरा लिखित रख दिया। हाँ जी, एक सेकंड भाई, कैलकुलेटर देखता हूँ फिर चालू करते हैं, ठीक है। हाँ भाई श्योर है, चलिए फिर तो बात करते हैं टोटल करने की। तो इसका मैंने टोटल कर लिया भाई, टाइम वेस्ट आपका ताकि ना हो। तो ये हो गया 195,1040, ठीक है। और जब आप इसका टोटल करोगे तो फिर वो जो आएगा उसमें से मतलब ये घटाना है आपको, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा सीधा, मतलब इस टोटल में से आपको ये सारी चीजें घटानी है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है, कितना 398,800, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर इसका टोटल वही आ जाएगा 195,1040, ठीक है भाई, आपकी चीजें मैच हो जाएगी। ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है भाई। हाँ जी, तो मैंने क्या समझाया सर, ब्रांच पहले बताई थी, ब्रांच क्या होती है, ब्रांच दो तरह की होती है, एक होती है देश के अंदर ब्रांच, एक होती है देश के बाहर ब्रांच। इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसके में ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, जो भी डॉलर्स में यूरो में होगा उसको चेंज करेंगे पहले अपने करेंसी में, और उसके बाद मर्ज कर देंगे अपने देश की करेंसी के साथ, मतलब ट्रायल बैलेंस के साथ। अपने देश के अंदर जो ब्रांचेस होती है वो दो तरह की होती है, डिपेंडेंट ब्रांच और एक इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जिनकी अकाउंटिंग जो है वो हेड ऑफिस को ही करनी पड़ती है, और जो इंडिपेंडेंट अकाउंट ब्रांच है उसकी अकाउंटिंग वो ब्रांच वाले खुद कर लेते हैं। तो अभी हम कर रहे थे खाली डिपेंडेंट ब्रांच, जिसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस को करनी पड़ती है। तो हेड ऑफिस कैसे अकाउंटिंग करेगा, तो इसकी अकाउंटिंग तीन तरीके से होती है। पहली डेटर मेथड के हिसाब से, डेटर मेथड बहुत सिंपल मेथड है। हम मान लेंगे ये हमारा डेटर है, हमारा ये कस्टमर है, हमने इसको सामान दिया, बदले में इससे कितना पैसे ले रहे हैं, बस उसकी अकाउंटिंग करनी है, इसको बोलते हैं डेटर मेथड। हाँ भाई श्योर है, चलिए। तो स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर, इसके अंदर स्टॉक्स की भी अकाउंटिंग, डेटर्स की भी अकाउंटिंग, क्रेडिटर्स की भी अकाउंटिंग, बाकी जो सामान बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं उसकी भी अकाउंटिंग किसको करनी पड़ेगी, खाली ब्रांच को करनी पड़ेगी। सिंपल, मतलब सॉरी ब्रांच को नहीं, हमको करनी पड़ेगी वो सारी अकाउंटिंग, सिंपल है। तो अगर ब्रांच को करनी पड़ेगी तो इंडिपेंडेंट हो गई ना भाई, अच्छा उसकी अकाउंटिंग हमको करनी पड़ेगी, मतलब इसके भी सारे अकाउंट्स किसको बनाने पड़ेंगे, हमको बनाने पड़ेंगे। इस मेथड के अंदर बस खाली हम इसके ट्रांजेक्शन देख लें, बस हमारे जो ट्रांजेक्शन के साथ हो रहे हैं इसके अंदर हम इसके आगे वाले ट्रांजेक्शन भी हम ही देखेंगे, सिंपल। चलिए फाइनल अकाउंट्स मेथड के अंदर हमको ही इसके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मतलब इसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग से निकालेंगे, इसका प्रॉफिट लॉस अलग से निकाला जाएगा, हेड ऑफिस और दोनों को मर्ज किया जाएगा फाइनल अकाउंट्स के अंदर, ठीक है भाई। फिलहाल तो हमने अकाउंटिंग कर दी है ब्रांच अकाउंट के अंदर, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है। जैसे आप बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे ना, पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, उसके बाद आप परचेज लिखते थे, उसके बाद आप सेल लिखते थे, सेम ऐसी एंट्री जैसे बचपन में नहीं करते थे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो सारी चीजें तो हमने भी वही किया। देखो ये रहा ओपनिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, हाँ इस बार क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे ना, तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये वही किया हमने। चलिए उसके बाद हमने लिखा परचेज, ये परचेज वाला अमाउंट है जो कि हमने ब्रांच ने किससे लिया है, हेड ऑफिस से, ब्रांच ने हेड ऑफिस से सामान लिया, तो ये इतने का परचेज किया हमने। अच्छा परचेज रिटर्न इसमें से लेस करते थे पहले, तो हम बस यहाँ पे दिखा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डेबिट में ये क्रेडिट में, मतलब लेस हो गया वो, आगे चले। चलिए तो परचेज का उल्टा हो गया लेस, मतलब क्रेस, तो ये हो गया परचेज वाला अमाउंट। उसके बाद हमको क्या लिखना था यहाँ पे, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हेड ऑफिस पे कर रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस हमने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा सेल वाला अमाउंट, जो हमें मेन चीजें सीखनी थी, बस वो चीजें तीन, एक दो और ये तीन, समझ में? ये परचेज हो गया, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, और ये सेल वाला अमाउंट हो गया, चाहे कैश में बेचें चाहे उधार बेचें, वो अमाउंट लिखना है।
अच्छा एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, मान लो क्या बोलते हैं हमने माल बेचा कैश में 10,000 रुपए का, तो 10,000 लिखेंगे। हमने माल बेचा क्रेडिट में, उधार में 1,00,000 रुपए का, तो क्या 1,00,000 रुपए देखेंगे? नहीं, 1,00,000 रुपए का हमने माल बेचा, लेकिन उसमें से रिकवर कितना हुआ डेटर से? मान लो 90,000 ही रिकवर हुआ है अभी तक, पैसा जो आया डेटर से वो 90,000 रुपए आया, तो यहाँ पे 90,000 रुपए लिखा जाएगा, 10,000 रुपए जो है वो गए। समझ में? इस तरीके से याद रखना, कलेक्शन जितना हुआ है हमें डेटर से वो लिखा जाता है अमाउंट। बस ये याद रखना, आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों में करेंगे। अच्छा ये एक्स्ट्रा क्या था भैया? ये एक्स्ट्रा तो बस खाली रिटर्न था जो हमको यहाँ से घटाना है, लिखना था, चाहे आप यहाँ पे लिख दो, बात एक ही रहेगी। सिंपल सर। हाँ जी, ये बन गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, किसका? ब्रांच का। तो ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट भी किसको बनाना पड़ता है? हेड ऑफिस को। अच्छा भाई खत्म इतना टॉपिक। अच्छा आगे जब आएंगे तो फिर हम करेंगे स्टॉक एंड डेटर मेथड के हिसाब से, ट्रांजैक्शन जितने भी होंगे उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और क्या बोलते हैं भाई, जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा देखिए जल्दी जल्दी आपकी वीडियो आए। और आपको पहले से ही अगर आपने पहले से ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रखा है तो सच बता रहा हूँ, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। ठीक है और अगर आपने पहले नहीं कर रखा कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, आराम से कर दिए, बाद में हम भी यही हैं, आप भी यही, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। ठीक है, हाँ जी। किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो भाई इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा हुआ। कोई डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन में आ जाओ। हाँ क्वेश्चन चेक कर लिया अगर भाई डिस्क्रिप्शन में जाके कि मैंने कोई क्वेश्चन डाल रखे हैं या फिर नहीं डाल रखे, अगर डाल रखे होंगे तो फिर आप प्रैक्टिस कर लोगे आराम से। ठीक है, और अगर आपके कोई डाउट आते हैं मैंने कहीं पे गलती कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में बता देना, और बताने से पहले एक बार चेक कर लेना, क्या होता है मैंने ऑलरेडी पिन कर रखा हो, कोई गलती जो हुई हो मैं पिन कर देता हूँ ज्यादातर। ठीक है, जो भी गलती हो गई होती है क्वेश्चन के अंदर। चलिए फिर अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से सही लग रहा है मेरे को, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय।